की बड़ी खबरों के साथ फरवरी से लखनऊ में आयोजित उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 को लेकर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था की पूरी कर ली है। सुरक्षा के मद्देनजर एसटीएफ और एटीएस को अलर्ट रखते हुए दुर्दांत अपराधियों स्लीपिंग मॉड्यूल्स और माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसके अलावा ऑपरेशन कमांड कंट्रोल सेंटर स्थापित किया गया है। से संबंधित हॉटस्पॉट चिन्हित ड्यूटी के दौरान समुचित प्रशिक्षण प्राप्त कर व्यावसायिक दक्ष उत्कृष्ट और सॉफ्ट स्किल वाले पुलिस कर्मियों को लगाया गया हेतु 2468 पीपीएस अधिकारियों साथ ही 5415 अराजपात्रित अधिकारी कर्मचारी गण आदि को लगाया गया है ताकि लोगों को आवागमन में कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके मद्देनजर यातायात व्यवस्था में भी परिवर्तन किया गया है। फरवरी से 12 फरवरी के बीच उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन हो रहा है, जिसमें देश के सभी महत्वपूर्ण बिजनेस हाउसेस के द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा। इसके अतिरिक्त माह अगस्त तक 4 महानगरों में G20 के विभिन्न मीटिंगें होंगी। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संयोग है कि उत्तर प्रदेश के प्रशासन और पुलिस को इस चुनौतीपूर्ण कार्य को कुशल संपन्न कराने की जिम्मेदारी है। इसके लिए संपूर्ण तैयारियां कर ली गई हैं। जो भी स्थल हैं उनके वहां की सुरक्षा व्यवस्था इसके अतिरिक्त ट्रैफिक कोई व्यवधान न हो, एम्बुलेंसेस के चलने में कोई दिक्कत न हो, आम जनता को इसके कारण कोई कठिनाई न हो, इसके लिए संपूर्ण प्रबंध किए गए। लगातार इस संबंध में शासन और डीजीपी महोदय के द्वारा स्वयं अनेकों मीटिंग की गई है। इसके साथ इस दौरान प्रदेश में प्रत्येक जिला को भी अलर्ट किया गया है। सभी लोगों को यह बताया गया है कि इस दौरान लगातार सतर्कता बरतें। भी अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय हमारे जनपदीय बॉर्डर हैं, वहां भी पेट्रोलिंग की व्यवस्था की गई। सभी को कठोर कार्रवाई सुनिश्चित जाने के निर्देश दिए गए हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बुधवार को बुलंदशहर आवागमन हुआ है और अध्यक्ष केंद्र की मोदी सरकार उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा का बजट आ रहा है, उसका खूब प्रचार प्रसार हो रहा है। इन्वेस्टर समिट को लेकर भी अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरा और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने कहा है कि पहले भी बीजेपी सरकार ने डिफेंस एक्सपो के नाम पर मिसाइल बम बनाने की बात कही थी, लेकिन धरातल पर नहीं उतरी। योगी सरकार से सवाल करते हुए अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी की अब तक उसने कितने रोजगारों को रोजगार दिया है। महंगाई पर सरकार पर हमला होते हुए उन्होंने कहा है कि महंगाई चरम पर है, अमृत बढ़ा दिए, उत्पादकों की कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई है, भार पड़ रहा है। अखिलेश यादव ने कहा है कि किसानों को इस सरकार ने लाभ नहीं पहुंचाया है, गन्ना किसानों को भुगतान नहीं हुआ है और सीधा कंपनियों को लाभ बीजेपी सरकार पहुंचा रही है। उद्योगपति गौतम मामले पर अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि जब जाए तो जनता का ही नुकसान होता है। दुनिया की रईसों की सूची में आने के बाद भी गौतम अडानी बाहर हो जाएं तो भी नुकसान होता है। उन्होंने कहा है कि सरकार बताए कि एलआईसी
का पैसा अडानी की जिन कंपनियों में उस पर फैसला लेने वालों पर क्यों नहीं हुई? पांच साल से अब मैं नहीं जानता हूं, लेकिन आप लोग जानेंगे। जवाब नहीं। देखिए, आप लोग जानते होंगे, ये से पुरानी लड़ाई है, ये आज लड़ाई नहीं है। इसलिए इस लड़ाई को समय से खराब चीज है वो हट है, जो खराब है वो खराब है। इसीलिए मैंने कहा कि मुख्यमंत्री से मैं सदन में ये सवाल पूछूंगा। अरे महंगाई इतनी बढ़ेगी कि हम और आप उस पर रहेंगे, वो जो आज अखिलेश जी, एक तरफ टैक्स स्लैब कम किया जा रहा है, दूसरी तरफ महंगाई पर बढ़ाई जा रही है। देखिए, आप हमको ये अनाज देते हैं 400 रुपए, कहते चुप। तरीका है, लोगों को, गरीबों को ये लगेगा कि अगर हम बीजेपी को देंगे तो लगता हमारा अनाज छिन जाएगा। लखनऊ का नाम बदला है, हम अगर लखनऊ का नाम बदला जाएगा, गाजीपुर का ही बदलना, अरे लखनऊ का मैं देखिए, नाम बदलने से टेबल को टेबल कर दोगे, टेबल उसी कर दोगे क्या? टेबल का काम तो उससे सामान रखने का है। मुझे याद है, अच्छा स्टेडियम बनाया समाजवादियों ने, भगवान विष्णु के नाम पर उसको रखा एकाना नाम। उन्होंने अपने नेता पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम रख दिया, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो क्या बीजेपी को उनके नाम पर कोई बड़ा काम नहीं करना चाहिए? प्राइमरी स्कूल है, बच्चों को ना स्वेटर मिल पाया, ना जूते मिल पाए, ना खाना टाइम से मिला, बस पुता दिया इन्होंने, स्कूल पोत दिए होंगे, किताबें भी नहीं उपलब्ध करा पाए, रद्दी में बेची जा रही है। और इसी तरीके से स्टेडियम है, लोक भवन है, यहाँ पर कई थे गाजियाबाद में, तो यहाँ बदलने वाली सरकार है, इस बार जनता ने बदल देगी। कहते हैं कि राष्ट्रीय वो है हवाई अड्डे, इनका विज्ञापन देखिए, हवाई पट्टी नेताजी ने बनवाई, एक्सटेंशन मैंने की, हमारी सरकार में हुई, और उतरने नहीं दे रहे समाजवादियों को। यहां भी सुनने में आया कि हेलीपैड ठीक ठाक था, क्योंकि हमें तकलीफ देनी है, समाजवादियों को तकलीफ हो, उनका कार्यक्रम ना हो पाए, किसी से मिल ना पाए, आपसे न मिल पाए। उन्हें तकलीफ ये थी कि आपसे मिल लेंगे, आप पूछोगे, हम जवाब देंगे, अब मैनेज करेंगे वो लोग, कुछ मैनेज हो जाएंगे, कुछ हम ना चलाएंगे। रामचरितमानस को लेकर के या धर्म को लेकर, भगवान को लेकर के मैंने कई बार कहा कि हम समाजवादी लोग हर भगवान को मानते हैं, भगवान विष्णु के सभी अवतारों को मानते हैं, और इतने भी ग्रंथ हैं जो गलत, मुख्यमंत्री जी से अच्छा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। वो संविधान पीठ मठ से आए योगी हैं। तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप के बाद तबाही मची हुई है। हजारों की संख्या में धराशायी इमारतों के बीच फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए भारत से एनडीआरएफ की टीम जा रही है, और 11वीं बटालियन एनडीआरएफ की टीम भी जरूरी उपकरणों के साथ तुर्की की ओर रवाना हो गई है। आपको बता दें कि तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप में 4 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, जबकि हजारों की संख्या में अभी भी लोग मलबे के नीचे दबे हुए हैं। भारत समेत तमाम तुर्की और सीरिया में आए भूकंप पीड़ित आगे आ रहे हैं। तो रात को भूकंप आया था, तो उसके लिए सभी देश मदद कर रहे हैं, और इसी क्रम में हमारे देश से भी कल तक 2 टीमें रवाना हो चुकी हैं, और ये वाराणसी से 11 एनडीआरएफ की तीसरी यूएसआर टीम टर्की के लिए रवाना हो रही है। इसमें कुल 51 सदस्य हैं, हमारे साथ कैनाइन स्क्वाड है, हमारे साथ कम्युनिकेशन के सेटअप्स हैं जो इमरजेंसी में काम आते हैं। इसके अलावा राहत बचाव के सारे सामान लेकर हम लोग यहाँ से रवाना हो रहे हैं। ताजा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह। अभिषेक, कितनी बड़ी संख्या में के जो जवान
हैं वो तुर्की और सीरिया के लिए वाराणसी से रवाना हुए हैं, और इनके साथ जो जरूरी उपकरण भेजे जा रहे हैं वो किस तरह के उपकरण हैं, क्योंकि काफी से ज्यादा का वक्त हो चुका है ये इस भीषण भूकंप, विध्वंसकारी भूकंप को आए हुए, और ऐसे में अभी भी बताया जाए कि हजारों की तादाद में लोग अभी भी मलबे के नीचे दबे हो सकते हैं। ऐसे में निश्चित तौर पर ये जवान जो तुर्की और सीरिया के लिए रवाना हो रहे हैं, इनके लिए मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को बचाना बेहद चुनौती भरा कार्य होगा। कि जो एनडीआरएफ जो एनडीआरएफ टीम होती है वो प्राकृतिक आपदाओं में ही राहत बचाव कार्य के लिए एक्सपर्ट टीम मानी जाती है। और जो टर्की, चाहे तुर्की हो, चाहे सीरिया हुआ, चाहे हुआ, मिनट की जो भूकंप आई थी, और इसमें हजारों की संख्या में जो बड़ी बड़ी जो इमारतें थी, जो बिल्डिंगें थी, वो धाराशायी हुई थी। और उस धाराशायी बिल्डिंग न सिर्फ हुई थी, बल्कि वहां पे जो जनजीवन था, जो आम जनजीवन था, वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका था। और ये भूकंप का तबाही आप इसी से लगा सकते हैं कि लगभग अब तक जो आंकड़े आ रहे हैं वैश्विक स्तर पे, लगभग 6,500 लोगों की मौत हो चुकी है, और हजारों की संख्या में, हजारों या कहे उसे 10,000 से ज्यादा की संख्या में लोग अभी भी मलबे के नीचे दबे होने की आशंका लोग ऐसा लगा रहे हैं। और जो तुर्की हो, चाहे सीरिया हो, चाहे टर्की हो, वहां पे लगातार जो भारत समेत तमाम देश वहां पे उनकी सहायता के लिए, राहत बचाव कार्य के लिए, घायलों को सुरक्षित इलाके के वहां खाने पीने की चीजें, ट्रीटमेंट की तरह फैसिलिटीज हो, भारत उसमें अग्रणी रहा है। और ये तीसरी खेप भारत से जा रही है वहां पे। तो और इसी कड़ी में जो वाराणसी में स्थित है 11वीं एनडीआरएफ बटालियन की टीम है, वो लगभग 51 सदस्यीय टीम थी, जो डिप्टी कमांडेंट अभिषेक कुमार के नेतृत्व में आज वो वायुसेना के विशेष विमान से पहले दिल्ली गई, और दिल्ली से सीधे टर्की के लिए वो उड़ान भरेगी। और जो बात आप इक्विपमेंट की कर रहे हैं, तो जो राहत बचाव कार्य में जो जरूरी उपकरण होते हैं, चाहे वो एक्सरे मशीनें हो, या फिर जो अन्य जो तमाम तरह की जो चीजें हो सकती हैं, इसके अलावा वो डॉग स्क्वाड भी थी, ताकि अगर कोई भी जीवित व्यक्ति किसी मलबे के नीचे दबा हुआ है तो आसानी से उसको खोजा जा सके। और जो टेक्नोलॉजी होती है, जो यंत्र होते हैं, ताकि लगाया जा सके कि मलबे के नीचे कि कोई आदमी है तो जीवित है कि नहीं है, है तो कितनी देर से है। तो इन सब चीजों को लेकर जो एनडीआरएफ की टीम थी वो लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज तकरीबन 9 से 10 बजे के बीच पहुंची हुई थी। और वहां पे पहले उनको बाकायदे 1-1.5 घंटे ब्रीफ किया गया कि हमको वहां पे किस तरह के टास्क मिलने वाले हैं। क्योंकि भारत जो देश है वो अभी उष्णकटिबंधीय देश है, और वहां पे जाएंगे तो वहां का जो एटमॉस्फेयर होगा, जो नेचर होगा, वो बिल्कुल दूसरी तरह की होगी। वहां पे लोकल लैंग्वेज की प्रॉब्लम होगी। तो इन सब चीजों से लेकर जो एनडीआरएफ के जो जवान थे, जो 51 सदस्यीय टीम थी, उनको पूरी तरह से अवेयर किया गया वहां के आने वाले चुनौतियों को लेकर। और उन सब चुनौतियों जो भारतीय जवान थे वो उत्साह तो मानवता के लिए काम करने जा रहे थे, क्योंकि भारत इसी के लिए जानी जाती है कि वसुधैव कुटुंबकम, वो पूरी दुनिया को अपना देश समझता है, अपने लोग समझते हैं। और उसी उत्साह के साथ जो भारतीय सेना के जवान थे, जो एनडीआरएफ के जवान थे, वो आज टर्की के लिए उड़ान भरे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अभिषेक, एक बहुत बड़ा मैसेज पूरी दुनिया को देने की कोशिश की गई है कि हमारी परंपराओं और हमारे रगों में दौड़ने वाली जो भावनाएं हैं, जो पूरे विश्व को एक कुटुंब की तरह मानती है, अपने परिवार की तरह मानती है। और परिवार में जब आपदा आती है तो यह नहीं देखा जाता किससे हमारा बिछड़ाव है, किससे हमारा विवाद है, कौन हमारा अपना है, कौन हमारे साथ है। परिवार का सदस्य की जिम्मेदारी होती है तो आगे। भारत ने तुर्की की मदद करके दुनिया भर में एक बड़ा संदेश दिया है, एक जिम्मेदार देश होने का, एक ईमानदार देश होने का। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उत्तराखंड में भर्ती परीक्षाओं पर अनियमितताओं के चलते एक के बाद एक विवाद सामने आ रहे हैं। आज देहरादून में उत्तराखंड बेरोजगार संघ से जुड़े हुए तमाम बेरोजगार युवाओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार का कहना है कि राज्य के युवाओं का उत्तराखंड राज्य भर्ती आयोग से विश्वास उठ गया है। उन्होंने मांग की है कि सरकार जांच पूरी होने के बाद ही भर्ती परीक्षाओं को कराए, और साथ ही उन्होंने कहा है कि नकल विरोधी कानून लागू के बाद ही राज्य परीक्षाएं होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि भर्ती परीक्षाओं में धांधली की जांच सरकार कराए, और साथ ही उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि सरकार ने युवाओं की मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो राज्य में उग्र आंदोलन किया जाएगा। देहरादून स्थित सहारा समय संवाददाता ने हड़ताली छात्रों से भी बातचीत की।
घोटालों में उत्तराखंड इस वक्त अव्वल श्रेणी में बन चुका है। अगर हम बात करें भर्ती घोटालों की हो, चाहे यूके SSSC द्वारा पेपर संचालित किए गए हो, या भर्ती घोटाले की करें, या फिर हम तमाम लगातार कहीं ना कहीं भर्ती घोटाले सामने आ रहे हैं। और दूसरी ओर अगर हम सरकार की बात करें तो हालांकि पूरी तरह SIT भी बना दी गई है, STF भी अपनी कार्रवाई कर रही है, तमाम कई ऐसे जिनको सलाखों के पीछे भेजा जा चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं अब के हालात ये हैं कि लगातार जिस तरह से JEE हैं या फिर AE भर्ती घोटाले हो, तमाम रूप से आए दिन हर भर्तियों में घोटाले सामने आ रहे हैं। यही वजह है कि आज गांधी पार्क में भारी तादाद में तमाम जो छात्र हैं जिन्होंने कि आवेदन किए थे, जो कि अपनी इच्छाओं की मांग कर रहे थे या फिर अपनी की मांग कर रहे थे, वो सीधे तौर पर अब सरकार को घेरने की पूरी तरह से तैयारी में है। ये आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि एक बहुत बड़ा हुजूम यहाँ पर छात्रों का है। गांधी पार्क कहना है कि इस पूरे की जितनी भी तमाम परीक्षाएं हुई हैं उसकी पूरी तरह से जांच कर रहे हैं। कहना मैं ये चाहूंगा आपसे, अगर से छात्र है तमाम वो अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर अड़े गए, आपसे भी जानना चाहूंगा भाई साहब, क्या मांगे हैं कि आखिरकार आप लोग को यहाँ पर मजबूरन आना पड़ा है? तो 12 तारीख को पेपर चाहिए, तब तक जो CBI जांच हो, उसके बाद आगे परीक्षा कंडक्ट हो, तब तक कोई परीक्षा ना हो। CBI जांच की सबसे बड़ी मांग है, क्योंकि STF भी अपना काम कर रही है, सरकार अपना काम कर रही है। क्या कुछ कहेंगे अब? सरकार को चाहिए था ये लीकेज बंद हो, तो चाहिए था ये लीकेज बंद हो, तो बंद ही नहीं हो रहा है। और इस लीकेज को बंद करने के लिए आज बनेंगे, DSP बनेंगे, उसमें सील नहीं थी। यहाँ लिख रहे हो कि पॉलिथीन बैग हटाने के बाद यहाँ से OMR बाहर निकाले, जब सील नहीं है कहीं से भी निकाल लो, क्या फर्क पड़ रहा है? पटवारी के बड़ी बात यह कि सरकार कह रही कि नकल विरोधी कानून ले आएंगे, क्योंकि अगली जो बैठक होगी, अगली तमाम जो आगे एग्जाम होंगे उसके लिए क्या ले आएंगे? पिछले 8-9 महीने से आंदोलन चल रहा है, 8-9 महीने से गिरफ्तारियां हो रही है, कब ले आएंगे? कब ले आएंगे नकल विरोधी कानून? लाओ ना, आपको किसी को बचाना हो आप अध्यादेश ले आते हो, तुरंत अध्यादेश ले आते हो, पर युवाओं के हित में कुछ नहीं। अगर सच्चे इन युवाओं से और दुनिया की क्या समस्या का निदान करिए। लाखों लोगों की भविष्य बात है और कई ये छात्र हैं इसी मांग को लेकर यहाँ पर धरना दे रहे हैं। अगर मैं इनसे भी बात करूंगा, भैया आप भी बैठे हैं यहाँ पर, तमाम पेपर आपने दिए हैं, उत्तराखंड इस वक्त नंबर अव्वल श्रेणी में, क्या कुछ कहेंगे? उत्तराखंड से ये कहना चाहते हैं सर कि इससे बड़े धांधली है, उससे बड़े बेरोजगारों का जो पेपर लीक करवा रहे हैं, इससे अच्छे तरीके से पेपर कर रहा है। इस धांधली से बढ़िया तो बेरोजगार अपना घर में काम करेंगे। अगर हमें इतना खर्चा करवा के वापस गाँव जाना पड़ेगा तो हमारी मम्मी पापा और क्या बोलेंगे? इससे बढ़िया है कि हमें जो बेरोजगारी मिल रही है ओर से जरूर ये कह रही है कि SIT बना दी गई है, STF अपनी तमाम गिरफ्तारियां कर रही हैं, नकल विरोधी कानून भी जल्द से जल्द लाया जाएगा। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि जो इन छात्रों के द्वारा पेपर दिए गए हैं, पेपर लीक हुए हैं, आखिरकार अब इन पर फैसला क्या सरकार का होगा? देहरादून से सारे समय के लिए संदीप नेगी। उत्तराखंड में चारधाम दर्शन के लिए जाने वाले तीर्थ यात्रियों के वाहनों को रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक जाने की इजाजत नहीं होगी। रात में सिर्फ मालवाहक वाहनों को ही यात्रा मार्ग पर आवागमन की छूट होगी। गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार ने बताया है कि यात्रा मार्गों पर भीड़ के चलते आवागमन प्रभावित ना हो, इसके लिए यह फैसला लिया गया है। चारधाम यात्रा की तैयारियों को गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार विभागीय अधिकारियों की बैठक में यात्रा से जुड़े हुए इंतजामों को 31 मार्च तक दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं और साथ ही यह भी कहा है कि काम में लापरवाही मिलने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर बैठक की है, इसमें जोशीमठ के बिंदु पर भी चर्चा की गई है और हमारा पूरा प्रयास है कि यात्रियों को जोशीमठ से जाते समय या जोशीमठ को उन्हें रुकने में या बद्रीनाथ धाम जी में जब वो जा रहे हैं किसी प्रकार की कठिनाई ना हो, उसका प्रबंधन किया जाएगा और उनकी यात्रा को सुरक्षित बनाया जाएगा। इसके लिए समुचित प्रयास किया जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय दौरे पर खटीमा पहुंचे हैं, जहां उन्होंने बीजेपी जिला कार्य समिति की बैठक में दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। कार्यक्रम में जाते समय शहर के मुख्य
चौक पर थारू जनजाति की दर्जनों महिलाओं ने मुख्यमंत्री को रोककर राज्य सरकार द्वारा आरक्षण बिल पास करने पर उनका स्वागत किया। बहरहाल यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप चलते रहिए सहारा समय के साथ। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। बांदा के महिला महाविद्यालय में संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें छात्राओं को देश के बजट के बारे में समझाया गया, जानकारी दी गई है। उस दौरान विधायक प्रकाश द्विवेदी सहित कई अर्थशास्त्रियों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया है, जिसमें बताया गया है कि इस बार बजट कैसे किसानों, युवाओं, व्यापारियों के लिए लाभदायक है, हितकारी है और कैसे आम आदमी सरकार द्वारा लागू की गई योजनाओं और सहायताओं का सीधा लाभ ले सकता है। सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी ने कहा है कि केंद्र सरकार के निर्णय से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बन पाया है। एक जिला एक उत्पाद योजना कारगर हुई है। इस तरह यह बजट बुंदेलखंड का विकास करने वाला है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिस पर ध्यान न दिया गया। सर्वस्पर्शी समावेशी बजट है और बजट में समाज के किस तबके के लिए, देश के किस क्षेत्र के लिए क्या मिला और क्या बजट में क्या व्यवस्थाएं हैं, उसका व्यापक प्रचार प्रसार हो, लोगों तक जानकारी हो, समाज तक ये बजट पहुंचे, कि उनके लिए अपने केंद्र की आदरणीय मोदी जी की सरकार ने क्या क्या प्रावधान किए हैं, उसी के क्रम में समाजवादी पार्टी से तहरीर न मिलने के बाद सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष योगी सरकार के पक्ष में बयान देकर और समाजवादी पार्टी की आलोचना कर बीजेपी में जाने की अपनी राह तलाश रहे हैं। एक बार फिर ओम प्रकाश राजभर ने एक नया शगुफा छोड़ा है। उन्होंने गाजीपुर का नाम विश्वामित्र नगर करने की मांग की है। राजभर ने मुख्यमंत्री योगी को पत्र लिखकर गाजीपुर का नाम बदलने की मांग की है। सुबसपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने गाजीपुर का नाम बदलने की मांग की है। वहीं प्रताप बीजेपी सांसद संगम लाल गुप्ता ने भी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का नाम बदलने की मांग की है। लखनऊ का नाम लखनपुरी करने की सांसद ने मांग की है और इसके लिए सांसद महोदय ने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री को पत्र भी लिखा है। रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का। उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से 12 फरवरी के बीच होने जा रही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 की तैयारियां जोरों पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका शुभारंभ करेंगे। वहीं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में निवेश का आंकड़ा 21 लाख करोड़ पहुंच गया है। आइए देखते हैं सिन्हा की यह खास रिपोर्ट। यूपी में 10 से 12 फरवरी के बीच होने जा रही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 की तैयारियां जोरों पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका शुभारंभ करेंगे। वहीं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में निवेश का आंकड़ा अब तक 21 लाख करोड़ पहुंच गया है। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 23 के माध्यम जुटाने की योगी सरकार की कोशिशें परिणाम सोच से कहीं बेहतर दिख रहे हैं। निवेश प्रस्तावों का आंकड़ा 20 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। सरकार द्वारा तय किए गए संशोधित लक्ष्य 17 लाख करोड़ से कहीं अधिक है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में निवेशकों की सबसे अधिक रुचि देखी गई है। कुल निवेश प्रस्तावों का 56% इसी सेक्टर के खाते में जाता दिख रहा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इतने बड़े पैमाने पर मिले निवेश प्रस्ताव राज्य सरकार की नीतियों और प्रोत्साहन पर मोहर लगा रहे हैं। राज्य सरकार निवेशकों को कैपिटल सब्सिडी के साथ साथ स्टैंप ड्यूटी में छूट समेत कई रियायतें दे रही है। मैन्युफैक्चरिंग के बाद दूसरा नंबर कृषि क्षेत्र का रहा है। 15% निवेश के प्रस्ताव और MOU कृषि क्षेत्र में हुए हैं। वहीं आधारभूत संरचना के क्षेत्र में 8%, टेक्सटाइल में 7% और पर्यटन में 5% निवेश प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार को अब तक हासिल हो चुके हैं।
इसके अलावा शिक्षा, IT एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, हेल्थ केयर, वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक, सौर ऊर्जा और फार्मास्यूटिकल्स और मेडिकल डिवाइसेस सेक्टर में भी बड़े पैमाने पर MOU हुए हैं। उत्तर प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा, जिसे पश्चिमांचल भी कहा जाता है, निवेश खींचने में सबसे अधिक सफल रहा है। कुल निवेश प्रस्तावों और MOU का 45% हिस्सा इसी क्षेत्र के खाते में गया है। इसकी वजह इस क्षेत्र का दिल्ली से जुड़ाव और यहाँ का बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। पश्चिमांचल के साथ ही प्रदेश का पूर्वी हिस्सा यानी पूर्वांचल भी निवेशकों को लुभा रहा है। इस क्षेत्र को भी औद्योगिक नीति के तहत कई तरह की रियायतें मिली हैं। अब तक हासिल निवेश प्रस्तावों का 29% हिस्सा पूर्वांचल को मिलता दिख रहा है। वहीं मध्यांचल और बुंदेलखंड को 13% निवेश के प्रस्ताव मिले हैं। 10 से बचने की कोशिश करेगा। वृंदावन योजना में 50 एकड़ में तैयार की जा रही इसी टेंट सिटी में यह पूरा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत देश और विदेश के बड़े तमाम नेता और उद्योगपति शामिल हुए। सारा समय के लिए वृंदावन कार्यक्रम स्थल से कैमरामैन रजीश कुमार के साथ रजत सिन्हा। खबर से जहां पर बख्शी का तालाब इलाके में हादसा हो गया है। नेपाल से लखनऊ आ रही डग्गामार बस हादसे का शिकार हुई। बस में लगभग 20 यात्री थे, जिसमें 7 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। अन्य घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक भीषण सड़क हादसे की खबर ऊधम सिंह नगर से आ रही है। जसपुर कोतवाली क्षेत्र में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने मिल रहा है, जिसमें 2 बाइक की आमने सामने से टक्कर में बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर मौत हुई है, जबकि एक शख्स गंभीर रूप से जख्मी हुआ है। घायल को उपचार के लिए हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया है। का नाम और अभिषेक है, जसपुर निवासी है। वहीं बाइक दुर्घटना में मारा गया अभिषेक उत्तर प्रदेश के अभयराजपुर का रहने वाला है। आपस में भिड़ी बाइकों की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच शुरू कर दी है। अंबेडकर नगर में लुटेरों ने शादी के रंग में भंग डाल दिया। मामला कुछ ऐसा है कि बारात में नाच गाने के दौरान बाइक सवार ने दूल्हे के पास रखे नकदी और आभूषण से भरा बैग लूट लिया। लूट के बाद बाइक मौके से फरार हो गए। घटना के बाद दूल्हा सहित पूरी बारात कोतवाली पहुंच गई और लुटेरों की गिरफ्तारी की मांग करने पुलिस ने अज्ञात लुटेरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और फरार लुटेरों की तलाश की जा रही है। तो कह रहे कड़ाका चिंगारी चला के ज्यादा नहीं कुछ खाली डंडा लेकर रोक खड़े थे कि बारात नहीं। उसके बाद दौरान नहीं हुआ। दो लोग आगे बाइक लेके खड़े थे। एक लोग हमारा बाइक छीन के लेके दौड़ के लेके भागा सर। हाँ, उसका दौड़ा के पकड़ नहीं पाए। बाइक लेके तीन लोग। कासगंज के नागर कंचनपुर गांव में 2 पक्षों के बीच खूनी विवाद हो गया, जिसमें दोनों पक्षों के बीच लाठी डंडे चलते हैं, जिसमें दोनों पक्षों के लोग बुरी तरह से घायल हो गए हैं। वहीं एक पक्ष पर फायरिंग करने का आरोप है। घटना की सूचना आते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत करने की कोशिश की गई है और साथ ही झगड़े में घायल हुए लोगों को निजी अस्पताल में कराया गया है, लेकिन लोगों की हालत गंभीर होने की वजह से उन्हें जिला अस्पताल के लिए रेफर किया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और तेज कर दी है। यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। श्रृंगार भी, मैं चमकते सितारों की महफिल भी हूं, मैं खामोश पवन की जुबां भी। प्रथा भी, प्रगति भी।
है।